हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग टीसीएस साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आज का लेक्चर रेस्पिरेशन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्रेब्स साइकिल को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्रेब्स साइकिल को ही टीसीएस साइकिल और इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्रेब्स साइकिल पूछा जाए, टीसीएस साइकिल पूछा जाए या सिट्रिक एसिड साइकिल पूछा जाए तो सेम चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। एसिटाइल को एंजाइम ए का माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड द्वारा ग्रहण किए जाने पर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। क्रेब्स साइकिल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है, एक साइकिल रन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ए साइक्लिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 और FADH2 आदि निकलते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो साइक्लिक अभिक्रिया होता है यानी क्रेब्स साइकिल रन होता है, उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, NADPH2 बनते हैं और कुछ FADH2 भी बनते हैं। ये आगे हम लोगों को जब साइकिल देखेंगे अभी, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्रेब्स साइकिल आज के इस वीडियो में पढ़ने के बाद में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, माइंड में छप जाएगा। क्रेब्स साइकिल में सभी रसायन कार्बनिक एसिड नेचर के होते हैं, इसलिए इसे ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। जितने भी इसमें केमिकल्स बनते हैं, रसायन बनते हैं, सारे कार्बनिक एसिड नेचर के होते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी हम लोग कहते हैं। क्रेब्स साइकिल का अध्ययन सबसे पहले हैंस क्रेब ने किया था। हैंस क्रेब ने 1937 और 1943 में किया था, इसलिए इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, क्योंकि एक बार ग्लाइकोलाइसिस होता है यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेंगे तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल में 2 बार रन कराना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए क्रेब्स साइकिल को 2 बार चलना पड़ता है। ठीक है? एक क्रेब्स साइकिल क्या होता है, इसको हम लोग जरा डायग्राम से भी समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है तो पायरुविक एसिड बनता है। ये जो पायरुविक एसिड है, ये लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया गया, जो लिंक रिएक्शन से बनाया गया। लिंक रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये लिंक रिएक्शन जो है, ये ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है, उस पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है लिंक रिएक्शन। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल में। और जब ये क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा तो आगे क्रेब्स साइकिल रन होगा और क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट बनेंगे। क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट होते हैं NADPH2, FADH2 और CO2। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये क्रेब्स साइकिल का डायग्राम है। यहाँ पे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और जैसे ही लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इसको एक्सेप्ट करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड बनाता है। इस सिट्रिक एसिड आगे क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू करता है। इस तरीके से क्रेब्स साइकिल चलता है। इसको अभी हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़े। जैसे ही साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा पायरुविक एसिड बन जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिया जाता है। मान लो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये है साइटोसोल, इधर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेने के बाद में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इस पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना ही लिंक रिएक्शन कहलाता है। लिंक रिएक्शन क्या होता है, देखिए, ये जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर किया जाता है। हाइड्रोजन को बाहर किया जाता है, साथ में CO2 को भी बाहर किया जाएगा, मतलब एक कार्बन को बाहर किया जाएगा CO2 के फॉर्म में। इस प्रोसेस को कराता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मतलब पायरुविक एसिड में डिहाइड्रोजिनेशन करने वाला एंजाइम। ये जो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये एंजाइम एक कार्बन को बाहर कर देगा, तो कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन को बाहर करता है। तो हाइड्रोजन को बाहर करने पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे NAD+ और ये NAD+ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH2 बन जाता है।
इस प्रोसेस में केवल हाइड्रोजन और कार्बन बाहर नहीं निकलते बल्कि कोएंजाइम ए भी इन्वॉल्व होता है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो बाहर निकलते हैं और कोएंजाइम ए यहाँ पे ऐड होता है, जिसके कारण पायरुविक एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे एक बात देखिए, ये पायरुविक एसिड जो था ये 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल था और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 1 कार्बन बाहर निकल जाता है, इस कारण यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, जो 2 कार्बन कंपाउंड वाला होते हैं। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, पर क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम के दोनों मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि एक-एक मॉलिक्यूल एक-एक साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी ऑक्जेलो एसीटेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट कंबाइंड हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ और इस प्रोसेस को कराने वाला एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। और चूंकि इस एंजाइम का नाम ही सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है, तो ये जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जोड़ करके सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस कर देता है, मतलब सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है और एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है। अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में जुड़ेंगे तो इसके 4 कार्बन और इसके 2 कार्बन, मतलब टोटल 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो सिट्रिक एसिड जो नया बनता है कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होता है। इस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट करता है और दोनों जुड़ करके बना देते हैं सिट्रिक एसिड। इस प्रोसेस में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसमें से कोएंजाइम ए को बाहर कर दिया जाता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है। अब सिट्रिक एसिड बन चुका है। ये जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड आगे एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रिक एसिड को सिस एकोनिटेज एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए सिट्रिक एसिड में से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो सिट्रिक एसिड में से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे तो जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाता है सिस एकोनिटिक एसिड, क्योंकि ये जो एकोनिटेज एंजाइम है यहाँ पे ये एकोनिटिन को ऐड कर देता है सिट्रिक एसिड के साथ। अब सिस एकोनिटिक एसिड बनने के बाद एकोनिटेज एंजाइम वापस से इस सिस एकोनिटिक एसिड में वाटर को ऐड कर देता है। जब सिस एकोनिटिक एसिड में वाटर को ऐड कर देगा एकोनिटेज एंजाइम, तो सिट्रिक एसिड के जैसे ही एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के समान एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड वाला होता है क्योंकि अभी तक एक भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड बन चुका है, तो इस आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जाएगा, तभी तो हाईली एनर्जी कंपाउंड बनेंगे, है ना? तो आइसोसिट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को बाहर करने का काम करता है आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो ये जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर करता है। जब हाइड्रोजन को बाहर करेगा तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है Na+, और ये जो Na+ है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बन जाता है NaDH2, और जो बचता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। यानी आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है। अब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में से एक कार्बन को बाहर करना होता है और कार्बन को बाहर करने का काम करता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो कार्बन को जोड़ेगा और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो कार्बन को बाहर करेगा। तो इस ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में से एक कार्बन को डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम बाहर कर देगा, तो कार्बन अकेले बाहर नहीं निकलता, ये CO2 के फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल रहा है और कार्बन के बाहर निकल जाने पर ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है एक कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है ये 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन वाला था, उसमें से एक कार्बन तो CO2 के फॉर्म में निकल गया, तो जो बचेगा वो 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बचेगा। अब तक जितने भी मॉलिक्यूल थे सारे के सारे 6 कार्बन कंपाउंड वाले थे। ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड वाला है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन जाने के बाद इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में से एक कार्बन को फिर से बाहर निकाला जाएगा और कार्बन के साथ साथ
हाइड्रोजन को भी बाहर निकाला जाएगा। और इस प्रोसेस को जो एंजाइम कराता है उस एंजाइम का नाम है कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एक कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, 2 हाइड्रोजन को, तो उनको एक्सेप्ट करता है NAD और NAD एक्सेप्ट करके NADH2 बन जाता है। साथ में यहाँ पे कार्बन भी CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में कोएंजाइम A ऐड होता है। कोएंजाइम A हमने बाहर निकाला था कहाँ पर? यहाँ पर। और कोएंजाइम A को हम लोग ऐड कर रहे हैं कहाँ पर? इस जगह पर। ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। साथ में कोएंजाइम ए को ऐड किया जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। मतलब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया जा रहा है और इसको कराने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन चुका है जो 4 कार्बन कंपाउंड वाला है, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन वाला था। यहाँ पे एक कार्बन निकल गया तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है। अब इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनिक एसिड में बदला जाता है जो 4 कार्बन कंपाउंड वाला ही मॉलिक्यूल है। सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनिक एसिड में बदलने का काम करता है सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में से ये जो सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम है वो एंजाइम ए को बाहर कर देता है, तो यहाँ पे कोएंजाइम ए बाहर हो जाता है। जब कोएंजाइम ए बाहर होता है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होते हैं। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जीडीपी और आईपी को जोड़ दिया जाता है। मतलब एक ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाता है और जीटीपी बना दिया जाता है, यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दिया जाता है। और इस दौरान वाटर को भी ऐड किया जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कहते हैं सक्सिनिक एसिड। अब यहाँ पे सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। इस सक्सिनिक एसिड में से फ्यूमेरिक एसिड बनाया जाता है। तो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वह एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये वाटर को बाहर करता है, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर करता है। जब ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये हाइड्रोजन को बाहर करेगा तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है FAD। कौन एक्सेप्ट करेगा? FAD प्लस। और FAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके FADH2 बन जाता है। इस प्रकार यहाँ पे FADH2 का एक मॉलिक्यूल बनता है। साथ में जो इसके पिछले स्टेप में वाटर ऐड हुआ था वह वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाता है। इस तरीके से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब फ्यूमेरिक एसिड यहाँ बन गया है तो इस फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में बदला जाता है और इसको कराता है फ्यूमरेज एंजाइम। इसके लिए सिर्फ वाटर ऐड करता है। फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड कर देने पर मैलिक एसिड बन जाता है। क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड किए इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड किए। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये जो मैलिक एसिड है ये मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब इस मैलिक एसिड को वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इस क्रेब्स साइकिल को फिर से रन किया जा सके। इस मैलिक एसिड को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है मतलब हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो ये मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ से हाइड्रोजन को जब बाहर करता है मैलिक एसिड में से तो उसको एक्सेप्ट करता है NAD+ और बन जाता है NADH2। इस तरीके से NADH2 का फिर से एक और मॉलिक्यूल बना। यहाँ पे आप मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऐड होता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर होता है। इस तरीके से मैलिक एसिड में से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और एस्पार्टिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ वापस से बाइंड होगा और इस सिट्रिक एसिड साइकिल को फिर से रन कराता है। इस तरीके से क्रेब्स साइकिल वापस से रन हो सकता है। आई होप आप लोगों को क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान स्टेप हैं। बस हमें ये डायग्राम देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या क्रेब्स साइकिल है या TCA साइकिल है, इस साइकिल के कंप्लीट रन होने पर हमें 3 NADH प्राप्त होते हैं, एक FADH प्राप्त होता है, एक GTP और 2 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होते हैं। तो इस क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स क्या क्या हुए? 3 NADH, एक FADH, एक GTP और 2 CO2। ये कहाँ पे निकल रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एक NADH यहाँ पे रिलीज हो रहा है, दूसरा NADH यहाँ पे बन रहा है, तीसरा NADH यहाँ पे बन रहा है, तो 3 NADH बन गए। एक FADH बनता है जो यहाँ पे बनता है। इसके अलावा एक GTP है
जो यहाँ पे बनता है, और CO2 एक तो यहाँ रिलीज हो रहा है और दूसरा यहाँ रिलीज हो रहा है। इस तरीके से 2 CO2 और 1 जीटीपी, 1 एफएडीएच और 3 एनएडीएच रिलीज होते हैं। इनमें से CO2 फोटोसिंथेसिस में चला जाएगा या फिर बाहर रिलीज कर दिया जाएगा और ये जीटीपी एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा एनएडीएच और एफएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग थ्योरी भी लिखते हो एग्जाम में, तो थ्योरी जैसे जैसे साइकिल चलता है उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में थ्योरी लिखिएगा। एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरीके से एक्सप्लेन करिएगा। तो वीडियो को आप लोग आराम से देखते हुए नोट करते हुए चलिएगा। जो जो मैं बताता हूँ वो आप लोग अपने वर्ड्स में नोट करिएगा ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े, और ये गलत भी नहीं होते हैं। जैसे जैसे साइकिल है उसी तरीके से एक्सप्लेन कर देना, अपने वर्ड में भी एक्सप्लेन कर देना, गलत नहीं होता है। एग्जामिनर इसको गलत नहीं करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने में भी हमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनाकर मैं दिखाऊंगा पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आप लोगों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार पढ़ोगे फिर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।